प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद KPS पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए भाग 8 आरंभ करते हैं कृष्णपाल के स्वर में। बहरामुद्दीन सागर खिड़की की तोप पर पीर अली की जगह आ गया। पीर अली ने उससे कहा, आज बहुत से पते लगाने के लिए अंग्रेजी छावनी में जाना है। शौक से जाइए। बहराम बोला, अकेले ही जाइएगा? बड़ा खतरनाक काम है। पीर अली ने उत्तर दिया, हाँ अकेले ही जाऊंगा, 2 आदमी होने से खतरा बढ़ जाएगा। पीर अली खिड़की से उतरा, थोड़ी देर ही ठहरा कि दुल्हाजू आ गया। ओरछा फाटक पर उसकी जगह सुंदर आ गई थी। दुल्हाजू को बहरामुद्दीन नहीं देख पाया। पीर अली और दुल्हाजू मोरी में धंसते ही दुल्हाजू ने नाक दबाई, धीरे से कहा, मीर साहब यह तो बहुत संकरा और गंदा रास्ता है। पीर अली धीरे से बोला, दीवान साहब वहाँ पहुँचने का यही एकमात्र मार्ग है। उन दोनों के निकल जाने पर धीरे से बहरामुद्दीन मोहरी में उतरा और आड़ ओट लेता हुआ पहले संतरी के छबीले तक चला गया। संतरी ने टोका। पीर अली ने बंधे हुए संकेत की भाषा में जवाब दिया। वे दोनों छावनी में चले गए। बहरामुद्दीन ने सोचा, पीर अली अवश्य कोई घातक षड्यंत्र रच रहा है और वह झांसी के लिए शुभ नहीं जान पड़ता। आज दूसरा आदमी इसके साथ कौन है? बहरामुद्दीन सावधानी के साथ लौट आया, हाथ पैर धोकर मोहरी की बगल में बैठ गया और पीर अली की बाट जोहने लगा। दुल्हाजू के साथ पीर अली रोज के सामने पेशवा स्टुअर्ट पास था। पूछताछ शुरू हुई। रोज, तुम्हारे साथ दूसरा आदमी कौन है? पीर अली, दीवान दुल्हाजू ठाकुर साहब। ओरछा फाटक का तोपचा इन्हीं के हाथ में है। रोज, मैं खुश हुआ। यह किसी राज परिवार का पुरुष है? पीर अली, जी हाँ। रोज, आप क्या काम करोगे दीवान साहब? दुल्हाजू, जो कहा जाए। पीर अली, वह सच्चे आदमी हैं साहब, गंगा जी की सौगंध लेंगे। रोज समझ गया। दुल्हाजू के पसीना छूट गया। निकल भागने को जी चाहा, परंतु वहाँ बाल बराबर भी सांस न थी। रोज ने एक हिंदू सिपाही से लोटा भरकर मंगवाया। दुल्हाजू से कहा, आपको गंगा जी की सौगंध खानी पड़ेगी। रानी का कुपित चेहरा सामने घूम गया। उसने आंखें खोली। दुल्हाजू ने लोटा दोनों हाथों में ले लिया, आंखें बंद कर ली। रोज ने सोचा, शपथ गंभीरतापूर्वक ले रहा है। पीर अली ने अनुरोध किया, सौगंध ले लीजिए दीवान साहब। दुल्हाजू ने शपथ ली, गंगा जी मुझको मारे जो मैं बेईमानी करूं। रोज, बेईमानी किसके साथ? शपथ लो कि कंपनी सरकार के साथ, अंग्रेजों के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। पीर अली, ले लीजिए सौगंध दीवान साहब। दुल्हाजू ने शपथ ली, कंपनी सरकार के साथ, अंग्रेजों के साथ बेईमानी नहीं करूंगा, और उसने लोटा नीचे रख दिया। रोज ने कहा, अभी नहीं। लोटा फिर हाथ में ले लीजिए और ये कहिए कि ओरछा फाटक का तोप खाना या तो बेकार कर दूंगा या तोप खाने से गोला नहीं छोड़ूंगा और ओरछा फाटक हमारे हवाले कर देंगे। दुल्हाजू ने तदनुसार कसम खाई। पीर अली ने विनय की, हुजूर को इनाम भी इसी समय बता देना चाहिए। रोज ने तुरंत वरदान दिया, 2 गांव जागीर में दीवान साहब हमेशा के लिए। दुल्हाजू ने इक्ष्णी मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया। दुल्हाजू ने प्रश्न किया, कब? रोज ने उत्तर दिया, जब हम झांसी पर अधिकार करके शांति स्थापित कर लेंगे। यह नहीं पूछा। दुल्हाजू ने कहा, वह काम कब करना होगा? रोज और स्टुअर्ट ने सलाह की। रोज बोला, जब हमारे मोर्चे के पीछे लाल झंडा देखो, लेकिन जब तक लाल झंडा न देखो तब तक गोले टेकड़ी के निचले हिस्से में लगे, हमारे तोपखाने या दस्ते पर गोला न पड़ आवे और हमारे तोपखाने का गोला तुम्हारे ऊपर ना गिरेगा, या तो दीवार की जड़ में गिरेगा या तुम्हारी बगल में जो ऊंचाई पर बुर्ज है उस पर पड़ेगा। यदि तुमने हमारे साथ बेईमानी की तो सबसे पहले तुमको फांसी दी जाएगी। दुल्हाजू का चेहरा तमतमा गया। मैंने बहुत बड़ी कसम खाई है। इन मीर साहब को मालूम है कि रानी साहब से मेरा दिल बिल्कुल फिर गया है। पीर अली ने समर्थन किया। इसके उपरांत वे दोनों चले गए। रोज ने स्टुअर्ट से कहा, राज खानदान के लोगों को हाथ में रखना जरूरी है। डलहौजी ने इन लोगों को अपमानित करके हिंदुस्तान को बिल्कुल ही खो दिया होता। स्टुअर्ट, लेकिन आगे चलकर इन लोगों को सिर पर भी नहीं बैठाना है। रोज, नहीं जी, वे सिर पर नहीं बैठना चाहते। वे तो अपनी मखमली गद्दियों पर बैठे रहना चाहते हैं, वहीं अडिग बने रहेंगे। पीर अली और दुल्हाजू मोहरी पर आ गए। दुल्हाजू ने फिर नाक दबाई। पीर अली ने मोहरी के सिर पर पहुंचकर कहा, दीवान साहब लाल झंडे वाली बात याद रखना। दुल्हाजू धीरे से हूँ करके ओरछा फाटक की ओर चला गया। उसके चले जाने पर पीर अली ने दीवार से सटा हुआ किसी को देखा, कांप गया। बोला, कौन है?
बहराम ने आगे बढ़कर उत्तर दिया, मैं हूँ मीर साहब। हृदय की धड़कन को दबाते हुए पीर अली ने कहा, मियाँ खां साहब यहाँ क्या कर रहे थे? मोरी में छप छप की आवाज़ सुनकर शक हुआ, इसलिए यहाँ आ गया। आपके साथ दूसरा आदमी कौन था? होगा कोई, आपको क्या मतलब? पीर अली ने होश संभालते हुए कहा, जासूसी महकमे की बातों में दखल नहीं देना चाहिए। बहराम, आप तो कहते थे कि अकेले ही जाएंगे, 2 आदमी होने से खतरा बढ़ जाएगा। पीर अली, आपको से साथ ले जाता तो खतरा जरूर बढ़ जाता। बहराम, यह दीवान साहब कौन आदमी था? पीर अली, दीवान साहबों और खां साहबों की झांसी में कोई कमी नहीं है। बहराम, हाँ मीर साहब, अलबत्ता हैं बहुत थोड़े। पीर अली, अपना काम देखिए, मैं तो जाकर सोता हूँ। इतना ख्याल रखिए कि किसी के राज में अपना पैर नहीं पटकना चाहिए। बहराम, मान लिया मीर साहब, मान लिया, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि आज किस तरह पहुँचे और क्या क्या कराए। पीर अली, आप पीछे पीछे क्यों नहीं चले आए? बहराम, गया था, लेकिन लाल झंडे की बात समझ में नहीं आई। पीर अली सन्नाटे में आ गया, परंतु उसको मनोनिग्रह का काफ़ी अभ्यास था। बोला, लाल झंडे वाली बात रानी साहब को बताई जाएगी, आपको नहीं। बहराम ने कहा, रानी साहब से मैं कुछ अर्ज करूँगा। पीर अली अपने शयनागार में चला गया। उसको नींद नहीं आई। 2 दिन पहले उसने एक निश्चय किया था। सवेरा होते ही वह रानी के पास पहुँचा। पिछले दिन बहुत तोपची और सैनिक मारे गए थे। रानी ने रात में तोपचियों का प्रबंध कर लिया था। तड़के के पूर्व ही वह नए सैनिकों की भर्ती के उपायों में व्यस्त थी। जवाहर सिंह और रघुनाथ सिंह भी उसी चिंतन में वहीं थे। पीर अली ने तुरंत निवेदन किया, श्रीमंत सरकार, आज पश्चिमी मोर्चे से बहुत जोर का हमला होगा। जब आपका ध्यान उसको अटक जाएगा, तब दक्षिणी मोर्चे से जो जीवन शाह की टोरियों की बगल में है, धावा बोला जाएगा। रात की जासूसी का यही समाचार है। रानी ने उपेक्षा के साथ कहा, देखूंगी, प्रबंध हो गया है। वह किसी काम के लिए शहर में जाने के लिए उद्यत थीं। पीर अली हाथ जोड़कर बोला, श्रीमंत सरकार, उस बहरामुद्दीन को मेरे ठिये से हटा दिया जाए। वह मेरे काम में बहुत दखल देता है। देखूंगी, रानी ने कहा। कुछ और कहना है? हुजूर, पीर अली ने जरा थर्राए और शोर में कहा, एक लाल झंडे के बारे में निवेदन करना है। रानी, लाल पीले झंडे के विषय में जो कुछ कहना है जल्दी कहो। पीर अली, अंग्रेज धोखा देने के लिए खूनी झंडा किसी टेकरी पर उठाएंगे और वहाँ से गोलाबारी धूमधाम के साथ करेंगे, परंतु हमला करेंगे किसी दूसरी दिशा से। रानी, समझ लिया, कुछ और? पीर अली, बस हुजूर, केवल यह है कि बहरामुद्दीन को मेरी बुर्ज से हटा दिया जाए। रानी अनसुनी करके जवाहर सिंह के साथ शहर की ओर चली गई। पीर अली दूसरी ओर चला गया। रानी को मार्ग में बहरामुद्दीन मिल गया। उसने रोक लिया, अनुनय के साथ प्रार्थना की, पीर अली से होशियार हो जाएं सरकार, वह रात को अंग्रेजी छावनी में जाते हैं। रानी रात भर की जागी थी। सैनिकों का तुरंत प्रबंध करना अत्यंत आवश्यक था। मार्ग की टोकाटाकी सहन नहीं हो रही थी। बोली, तुमको कैसे मालूम? बहरामुद्दीन ने उत्तर दिया, मैं पीछे पीछे गया था। अंग्रेज संतरी ने इनको टोका। इन्होंने इशारे की बोली में जवाब दिया। संतरी ने तुरंत छावनी में जाने दिया। यह पहले दिन की बात है सरकार। गई रात वे किसी एक दीवान साहब को साथ लेकर गए थे। मैं फिर पीछे पीछे गया। संतरी ने उसी तरह चिल्लाकर टोका। इन्होंने उसी तरह चिल्लाकर इशारे की बोली में जवाब दिया। दोनों को खट से छावनी में जाने की इजाज़त मिल गई। ये लोग देर से लौटकर आए। जब दोनों अलग हुए, पीर अली ने दूसरे से कहा, दीवान साहब, लाल झंडे की बात याद रखना। मैं उन दीवान साहब को नहीं पहचान पाया हुजूर। इस कार्रवाई में दगा है, द्रोह है, खतरा है। घोड़ा आगे बढ़ने के लिए लगाम चबा रहा था, पैर पटक रहा था। रानी ने रुखाई के साथ कहा, तुम मूर्ख मालूम होते हो। अपना काम न करके दूसरे के पीछे पीछे घूमते हो। अपना ठिया देखो। रानी आगे बढ़ गई। साथ में जवाहर सिंह ने विनय की, सरकार, पठान मूर्ख नहीं है, पीर अली की जांच होनी चाहिए। रानी ने उत्तर दिया, सामने का काम पहले निपटा लो और फिर जांच करो, पता लगाना यह कौन दीवान साहब है जो पीर अली के साथ गया था। भाग 8 यहीं समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका कृष्णपाल, धन्यवाद।